नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। यहां आपको बता दें कि मोदी सरकार अब लोगों को नौकरी देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल ये बात खुद सरकार की तरफ से बताई गई और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। आपको बता दें कि इस ट्वीट कर जानकारी दी गई कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां मोदी सरकार देगी। और पीएमओ ने ट्वीट करते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों की समीक्षा की और साथ ही ये दिशा निर्देश दिए हैं कि मिशन मोड में अगले 1.5 वर्षों में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाएगी। इधर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएमओ की तरफ से नौकरी के ऐलान पर ट्वीट करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक और अहम कदम करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने समय के साथ सरकार को अधिक जिम्मेदार बनाया और इसी के साथ साथ सरकार का ध्यान अब लोगों पर केंद्रित हो गया है। इधर अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जो फैसला सामने आया है वो पीएमओ के ऐलान पर कांग्रेस की तरफ से अब तंज कस दिया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस देश में प्रजातंत्र की रौन दिया गया है प्रजातंत्र को और बेरोजगारी ऐतिहासिक बढ़ी हुई है। पीएम कब तक ट्विटर करते रहेंगे। इसके साथ ही सुरजेवाला ने यह भी ट्वीट किया और कहा कि वादा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे और 8 साल में देनी थी 16 करोड़ नौकरियां। अब कह रहे हैं कि साल 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे। 60 लाख पद तो केवल सरकारी में ही खाली पड़े हैं और 30 लाख पद केंद्रीय सरकार में खाली पड़े हैं। उन्हें कब भरा जाएगा। और खाड़ी देशों में एक विवादपूर्ण माहौल बना हुआ है इस वक्त। और खाड़ी देश कुवैत में भाजपा की पूर्व प्रवक्ता अनुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले भारतीय दोबारा कभी कुवैत वापस नहीं लौट पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि जल्द ही उन्हें वापस भारत भेज दिया जाएगा और इसी के बाद शायद ही कुवैत सरकार उन्हें वापस आने की मंजूरी दे। दरअसल कुवैत में अप्रवासियों के लिए श्रम कानून इतने सख्त हैं कि उनका उल्लंघन करना वहां पाप है और कुवैत सरकार द्वारा कानून का पालन न करने पर नरमी की कोई संभावना नहीं रहती। रिपोर्ट्स के मुताबिक कानून मंत्री के हवाले से खबर सामने आई है, जहां पर श्रम कानूनों के मामले में अप्रवासियों के लिए अलग से नियम बनाए गए। इसमें अप्रवासी कामगारों को कुवैत में किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या धरना देने की अनुमति नहीं है। इसके बाद भी वहां रह रहे भारतीयों और एशियाई नागरिकों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्हें वापस भारत भेजने का फैसला किया गया है। सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें जल्द ही वापस भेज दिया जाएगा और भारत की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ 10 जून को कुवैत में प्रदर्शन किया गया था। फिलहाल इलाके में हुए इस प्रदर्शन में भारतीय समेत अप्रवासी एशियाई नागरिक भी शामिल हुए थे। इसके बाद कुवैत सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें उनके देश वापस भेजने का फैसला लिया गया, जहां नियमों के तहत कानूनों का उल्लंघन करने पर कुवैत सरकार अप्रवासियों को वापस उनके देश भेज देती है। इसी के अलावा दोबारा उनके देश आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ऐसे में अब प्रदर्शन करने वाले भारतीय दोबारा से कुवैत नहीं जा पाएंगे। इस मामले को लेकर भारत सरकार की तरफ से भी कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। दरअसल कुवैत में भारतीय दूतावास की ओर से पहले से ही इस मामले में एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। दूतावास का यह कहना है कि यहां काम करने वाले कामगारों को कुवैत के नियमों का पालन करना होगा। ऐसे में भारत सरकार भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। और इस बीच बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ने लगे हैं। राजधानी पटना समेत अरवल, औरंगाबाद, कैमूर और समस्तीपुर, कैमूर, सिवान और समेत ऐसे कई जिले हैं जहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। सबसे ज्यादा मरीज पटना में मामले सामने आए, जहां सोमवार को राज्य भर में 14 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से पटना में केवल 13 नए मरीज हैं और इनसे अब सरकार की चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि इसको देखते हुए अब राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जो आज से ही लागू कर दिया जाएगा। गृह विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया कि अगले 2 हफ्तों तक सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं की जाएगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा है कि सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और डीजीपी, आयुक्त, डीआईजी और डीएम और एसपी को पत्र जारी कर दिए गए। गृह विभाग की ओर से जारी किए गए इन पत्रों में कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया।
और इस बीच संगरूर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमेल सिंह ने प्रचार कांग्रेस पर तंज कस दिया है। गुरमेल सिंह ने सोमवार को गायक सिद्धू मूसेवाला की मौत का राजनीतिक कारण करने के लिए विपक्ष पर जुबानी हमला बोला है। गुरमेल ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी फायदे के लिए पार्टी के उम्मीदवार दलवीर सिंह गोल्डी के पक्ष में जारी एक पार्टी में चुनावी गीत में मृतक गायक की तस्वीरों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कहा कि एक मां ने अपना बेटा खो दिया है, लेकिन कांग्रेस चुनाव में मूसेवाला की मौत से फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल करने और परिवार और प्रशंसकों की भावनाओं को आहत करने का विरोध करना चाहिए। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के लिए आप सरकार को निशाना बनाने के लिए विपक्ष पर हमला करते हुए गुरमेल ने कहा है कि गैंगस्टरों को पिछले 70 सालों से लगातार सरकारों द्वारा संरक्षण दिया गया था। अब वो सभी दोषी सीएम मान के नेतृत्व वाली आप सरकार पर लगा रहे हैं, सभी जिसे अभी लगभग 3 महीने ही हुए हैं राज्य में सरकार चलाते हुए। सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर पंजाबी गायक शुभदीप सिंह की हत्या करने वाले एक शार्प शूटर को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वो भटिंडा शहर में रहने वाला है और उसके परिवार ने यह दावा किया कि उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक एक साथ रहते हैं तो उन्हें कानूनन पति पत्नी माना जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इसे विवाह जैसा ही माना जाने की बात कही गई और उनके बेटे या उनके बेटे के पैतृक संपत्तियों में लड़की या युवती की हिस्सेदारी से उसे वंचित नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि विवाह के सबूत के अभाव में एक साथ रहने वाले पुरुष और महिला का नाजायज बेटा पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने का हकदार नहीं है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने फैसला किया है और कहा कि यह साफ है कि अगर एक पुरुष और एक महिला पति और पत्नी के रूप से लंबे समय तक एक साथ रहते हैं तो जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कह दिया है कि यह साफ है अगर एक पुरुष और एक महिला पति पत्नी के रूप में लंबे समय तक साथ रह रहे हैं तो दस्तावेजों में सिर्फ ये बात साबित होती है कि याचिकाकर्ता दोनों का पुत्र है, लेकिन वो वैध पुत्र नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट ने संपत्ति बंटवारे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले को रद्द करते हुए कहा है कि जब महिला और पुरुष ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो पति और पत्नी की तरह रह रहे हैं तो कानून ये मान लेगा कि वो वैध विवाह के परिणाम स्वरूप एक साथ रह रहे थे। साथ ही कोर्ट ने देश भर में ट्रायल कोर्टों से कहा है कि वो खुद संज्ञान लेते हुए फाइनल डिक्री पारित करने की प्रतिक्रिया में तत्परता दिखाएं। और इस बीच दिल्ली में होने वाले राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव से पहले जहां सभी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं, इसी बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के 2 पुराने संगठन पदाधिकारियों ने राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव से पहले सोमवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता हरचरण सिंह, अमरदीप सिंह और सम्राट सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इन नेताओं को आम आदमी पार्टी विधायक अतिशी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और आप में शामिल होने वाले ये कांग्रेस नेता ब्लॉक और जिला स्तर पर अलग अलग पदों पर भी रह चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, महिला सुरक्षा और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाओं से प्रभावित होकर ही आम आदमी पार्टी में ये शामिल हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस नेताओं को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद अतिशी ने यह कहा है कि राजेंद्र नगर विधानसभा के जिस भी हिस्से में आप कार्यकर्ता जा रहे हैं वहां पर उन्हें जनता का समर्थन अपार रूप से मिल रहा है। राजेंद्र नगर विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में 23 जून को वोटिंग होनी है। इसी के लिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने में जुट गई है। बीजेपी ने राजेश भाटिया को उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को मैदान में उतार दिया है और कांग्रेस की तरफ से प्रेमलता उपचुनाव के लिए प्रत्याशी हैं। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं किसी से छिपी नहीं है और पुलिस भी इस बात को मानती है कि इन दिनों शहर में बदमाशों का आतंक बढ़ गया है। शायद यही वजह है कि बीती रात को रायपुर शहर के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल, शहर के एसपी तारकेश्वर पटेल और एएसपी और डीएसपी रैंक के अफसरों के साथ अलग अलग थानों में स्टाफ बदमाशों के इलाके में घुसा और पुलिस टीम ने गोलियारी
मोधापारा और रामकुंड जैसे इलाकों में अड्डेबाजी करने वाले बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी। अफसरों ने इस संदिग्ध युवकों की तलाश कर ली है और साथ ही किसी के पास से सूचना मिली तो किसी के पास से 5 बदमाश सरेआम ये हथियार लेकर घूम रहे थे। इसी को लेकर इस मामले में अब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। यही वजह है कि प्रदेश में राजधानी रायपुर में 6 दिनों में 3 लोगों पर चाकू घोंपकर उनकी हत्या कर दी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन उनके द्वारा एक नई संस्कृति को जन्म दिया जा रहा है कि चाकू से घोंपें और मारने के बाद वीडियो वायरल कर दें। राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि जब राजधानी में इस तरह की घटना घटेगी तो बाकी प्रदेश की क्या स्थिति बनेगी। वास्तविक में पूरे प्रदेश में चिंताजनक विषय है और इसी विषय को लेकर हमारे गृह मंत्री हैं कि इन्हें नहीं पता लगता और नाक के नीचे अगर घटना हो तो बाकी लोग कहां सुरक्षित रहेंगे। शांति का टापू छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में लगातार बदलता जा रहा है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान से खबर सामने आई है जहां पर आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। माली, कुशवाहा, शाक्य और मौर्य समाज ने राजस्थान में अलग से 12% आरक्षण देने की मांग की। तो वहीं भरतपुर में नेशनल हाईवे 21 को लाठियों के साथ सैकड़ों लोगों ने जाम कर दिया है। बताया जा रहा है कि भरतपुर में सोमवार की सुबह 11 बजे से ही 24 घंटे के लिए 4 कस्बों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। सरकार ने मंत्री विश्वेंद्र सिंह और संभागीय आयुक्त को आंदोलनकारियों से बात करने के लिए कहा है, जबकि आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक लक्ष्मण सिंह कुशवाहा का कहना है कि संविधान के तहत हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद संख्या 16 में दी गई और उन्होंने ये कहा है कि जो जातियां अति पिछड़ी हुई हैं उन्हें राज्य सरकार अपने स्तर पर आरक्षण दे सकती है। इसका केंद्र से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कांची यानी माली समाज अति पिछड़ा कैटेगरी में है और उसकी जनसंख्या 12% है। हम जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और लक्ष्मण सिंह कुशवाहा ने यह भी बताया कि उन्होंने इस मामले में सीएम से मुलाकात की थी। तब उन्होंने ही कहा था कि इस मामले पर विचार किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए आंदोलन की जरूरत पड़ी। और लक्ष्मण सिंह कुशवाहा का कहना है कि वो प्रशासनिक स्तर पर बात नहीं करेंगे और सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दिक्कत यह है कि किससे बात करें। इस आंदोलन का लीडर आखिर कौन है। सिंह ने यह भी कहा कि इन लोगों ने हाईवे जाम कर दिया है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। मेरी अपील है कि ये पहले हाईवे खाली कर दें और फिर हमारे पास बात करने के लिए आए। खबर झारखंड से है, जहां झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका दायर कर रांची में हाल ही में हुई हिंसा की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण से कराने का अनुरोध किया। इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जन भर पुलिसकर्मियों समेत 20 से अधिक लोग घायल हुए। 2 निलंबित बीजेपी नेताओं की तरफ से पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर रांची में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया गया, जो कि हिंसक हो गया। हिंसा के बाद प्रशासन को शहर के कुछ हिस्सों में दंड प्रक्रिया समेत धारा 144 के तहत धारा लागू करनी पड़ी थी और इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया था। जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं ने एनआईए से जांच का अनुरोध करते हुए दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लोग हिंसा भड़काने के लिए रांची आए थे। रांची में हुए उपद्रव को लेकर अब राज्य का सियासी पारा भी चढ़ चुका है। बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि कमजोर नेतृत्व के कारण रांची में हिंसा हुई, जिसमें 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बीजेपी नेता रघुवर दास ने यह आरोप लगाया कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की गई थी, उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आगाह करने के बावजूद झारखंड सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रही और इस हिंसा के पीछे प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की संलिप्तता से इनकार भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस संबंध में जांच की मांग उठाई है और रांची में हुई इस घटना को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल ने भी हेमंत सरकार पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए कहा कि रांची में हुई हिंसा के बाद वैसे भी सरकार के प्रिय विधायक उपद्रवियों के परिजनों को 50 लाख मुआवजा देने की सिफारिश कर चुके हैं। इनके तुष्टीकरण की राजनीति में झारखंड आतंकियों का
चारागाह न बन जाए। और हीरो और हीरोइन के दीवाने तो आपने बहुत देखे होंगे। ऐसी एक घटना अब एटा से सामने आई है, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का एक अनोखा प्रशंसक यानी अनोखा फैन सामने आया, जो कि आगरा जाकर योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर अपने सीने पर योगी आदित्यनाथ का टैटू बनवा कर आया है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम युवक है ये, जिसने योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर अपने सीने पर एक टैटू बनवा लिया है। ज्यादातर संख्या में मुस्लिम लोग योगी और मोदी को नापसंद करते हैं, लेकिन इस मुस्लिम युवक ने इसी के साथ एक मिसाल पेश कर दी है। और इसी बीच बिहार में दक्षिण मानसून पहुंचने की जो है खबर सामने आ रही है, जहां पर अब बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत हो चुकी है। बीते सोमवार की शाम को ही बिहार के उत्तर पूर्व में 4 जिलों यानी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल से मानसून की शुरुआत हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 15 से 17 जून तक पूरे बिहार में मानसून दस्तक दे देगा। और मासिक मानसून पूर्वानुमान के अनुसार जून के बिहार में तलहटी वाले जिलों में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। तो वहीं आज भी बिहार के करीब 11 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई। इसके साथ साथ ऐसे पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और मेधुपुरा शामिल हैं। बीते सोमवार को बिहार के 9 जिलों में वर्षा हुई। अररिया में फारबिसगंज में करीब 54.5 और किशनगंज में 52.8 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। पूर्णिया और सुपौल में भी मध्यम वर्षा हुई। दक्षिणी बिहार के गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद और अरवल में दिन में तपिश वाली गर्मी रही, लेकिन शाम तक इन सभी जिलों के कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हुई और काले बादल छाए रहे। बिहार के दक्षिणी इलाकों में 14 जिलों में आज भी तपिश वाली गर्मी रहेगी। हालांकि 5 जिलों में लू चलने की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कैमूर, रोहतास, बक्सर और औरंगाबाद और गया में लू चलने की संभावना जताई जा रही है। दक्षिण बिहार के कैमूर, रोहतास, नवादा, गया और औरंगाबाद जैसे तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हो सकती है। और साथ ही साथ बिहार के कुछ हिस्से में अभी भी 40 से 46 डिग्री तक तापमान रहने की संभावना जताई गई। और इसी बीच अब खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से है, जहां पर आज पूरे छत्तीसगढ़ की नजर 10 साल के बच्चे राहुल पर टिकी हुई है, जो कि 5 दिन और 4 रातों से 80 फीट गहरे एक बोरवेल में गिरने से 60 फीट अंदर जाकर फंस गया है। जिंदगी और मौत के बीच राहुल जंग लड़ रहा है और उसी को बचाने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला कलेक्टर और जिले के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने मार्गदर्शन किया और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। आज इस ऑपरेशन का अंतिम युद्ध है। जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे राहुल साहू को आज सकुशल बाहर निकाला जा सकता है। लगातार जिला प्रशासन की टीम और रेस्क्यू की टीम चैनल के माध्यम से सुरंग बनाई जा रही है और बीच में ही चट्टाने आ रही हैं, जिन्हें लगातार रेस्क्यू टीम के माध्यम से काटा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि राहुल को निकालने में पूरा जिला प्रशासन अपने दमखम के साथ कोशिश कर रहा है। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम भी और गुजरात से आए रोबोट की स्पेशल टीम भी राहुल को निकालने में जुटी हुई है। यहाँ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष नजर बनाए हुए हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर। लगातार मुख्यमंत्री द्वारा पल पल का जायजा भी लिया जा रहा है। साथ ही वीडियो कॉलिंग के माध्यम से राहुल के परिवार वाले और वहां पर उपस्थित जितने भी अधिकारी और आम जनता है, उनसे बात करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आसपुर देवसरा इलाके में अकारीपुर गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और इस विवाद में पंचायत के दौरान समझौता कराने पहुंचे एक पक्ष के लोगों पर कुछ लोगों ने मारपीट कर हमला कर दिया। इस पूरी घटना में गोली लगने की वजह से प्रद्युमन सिंह, जिनकी उम्र 35 साल बताई जा रही है, वो घायल हो गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्रद्युमन सिंह के पैर में गोली लगी है और उसके बाद पुलिस की मदद से सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहाँ आपको बता दें कि प्रद्युमन की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस के अनुसार 2 पक्षों में मारपीट के बाद मार्कशीट को लेकर ये पंचायत हुई थी, जिसके दौरान मारपीट हुई और फायरिंग की गई। फिलहाल घायल पक्ष के लोगों ने इस मामले में जानकारी देने से इनकार कर दिया है।
और अब खबर एटा से है, जहां जोगेंद्र सिंह यादव पुत्र लालाराम निवासी अमृतपुर रकुपुर थाना जसरतपुर में उन पर इनाम घोषित किया गया। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित करने के बाद एएसपी ने जानकारी दी कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव के भाई पूर्व सपा विधायक रामेश्वर यादव गैंगस्टर मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। वाली अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त जोगेंद्र सिंह यादव के विरुद्ध दिनांक 31/5 को 82 CRPC का आदेश न्यायालय से प्राप्त हुआ था। उसके बाद भी अभियुक्त न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हो रहा है, इसलिए इनके विरुद्ध 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। थाना कोतवाली। खबर आगरा से है, जहां से एक बड़ी खबर सामने आई। यहां पर आगरा पुलिस ने बहादुर बेटियों को सम्मानित किया है। आपको बताते चलें कि इन दिनों बहादुर बेटियों ने यमुना नदी में डूब रहे युवकों की अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई। डूबते युवकों को बचाने के लिए दोनों बहनों ने यमुना में डुबकी लगाई थी और सकुशल युवकों को बचा लिया गया। आगरा एसएसपी ने बहादुर बच्चियों की सराहना करते हुए कहा है कि बेटियां समाज के लिए एक मिसाल है। नहाते हुए 3 लड़के डूब गए थे गहरे पानी में। ये 2 बच्चियां थी और साहसिक बच्चियां कहूँगी, और इनके 2 भाई थे। इन्होंने उन्हें डूबते हुए जो तीनों लड़के थे, इन्होंने छलांग लगाई, बच्चियों ने भी लगाई, इनके दोनों भाइयों ने भी लगाई और उन्हें सकुशल बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। ये बहुत साहसिक कार्य है और इसी काम के लिए मेरे द्वारा आज इन्हें। मैं आस्था कहती हैं जी सर, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं उस बंदे की इतनी तारीफ कर रही हूँ कि सर मुझे पता चला है कि वो एक फौजी का लड़का है। मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। मैं आर्मी वाले लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ सर, मुझे इसीलिए बहुत खुशी हो रही है सर। जी सर, हम वहाँ पे, मेरी दीदी थी, हम वहाँ पे गए थे यमुना पे। हमारा आना जाना लगा ही रहता है सर, कभी किसी काम से कभी किसी काम से। हम अपने घरेलू काम से लगा ही रहता है सर। हम वहाँ पे देखे कि 4 बंदे वहाँ पे बड़े मजे से नहा रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि सर कि हम इसमें बच पाएंगे या हम यहाँ से घर को वापस लौट पाएंगे। जब भी एक छोटी सी नाव थी, उस पे बच्चे नहा रहे थे और वो भी नहा रहे थे। उन्होंने देखा कि उस नाव में पानी भर गया, नाव अंदर की तरफ चली गई सर। वो ऊपर आ गए और उन्होंने क्या देखा कि सर हम पानी के अंदर जा रहे हैं। मैंने दीदी से कहा था, दीदी देखो ये ऐसा लग रहा है कि अपने गांव के बंदे हैं। दीदी कह रही अरे कैसे कर पाएंगे। मैं इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर एटा से है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में 28 वर्षीय एक युवक का शव रोड पर पड़ा मिला है। इसी के बाद से परिजनों ने पुलिस पर हत्या के आरोप में दर्ज करा एक मामला और इसी के साथ साथ सूचना मिलते ही युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। आपको ये भी बता दें कि मृतक युवक बंटी मजदूरी करता था, जिसके बाद शाम को मजदूरी कर वो घर लौट रहा था और उसी के बाद रात 8 बजे जब वो घर से घूमने निकला तो घर लौटकर वापस नहीं आया। आपको बताते चलें कि सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। थाना जलेसर पुलिस को सूचना मिली है कि आगरा रोड के निकट एक खड़ंजे पे एक 30-35 वर्षीय युवक का शव मिला है। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां ईडी में पेशी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिला है। रणदीप सुरजेवाला को इस दौरान हिरासत में ले लिया गया, साथ ही साथ सीएम भूपेश बघेल को भी हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर आज ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी का दूसरा दिन है, लेकिन इस पेशी से पहले ही एक बार फिर से कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके तहत पुलिस ने रणदीप सुरजेवाला को हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की पेशी से पहले एक बार फिर से कांग्रेस में बवाल देखने को मिला है और प्रदर्शनकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तमाम नेता और दिग्गज कांग्रेस के प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी प्रदर्शन को देखते हुए रणदीप सुरजेवाला को हिरासत में लिया गया। सीएम भूपेश बघेल भी इस वक्त हिरासत में ले लिए गए हैं।
इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे।